हे गाइस, मुबीन। हम बात कर रहे हैं इम्यूनोलॉजी की और आज का लेक्चर है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में। और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में आज हम बात करेंगे टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस की या एलर्जिक रिएक्शंस की। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा पहला लेक्चर है ये उर्दू या हिंदी में, सो आई एम श्योर कि इट इज़ गोइंग टू बी फन। मज़े की बात यह है कि मैं वो इंग्लिश के एक्सप्रेशन को सोचकर फिर उसके उर्दू ट्रांसलेशन या हिंदी ट्रांसलेशन इसी वक्त कर रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस की किस्में, 4 बेसिक बुनियादी किस्में हैं। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4। सो 4 किस्में हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस की। अब हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है इटसेल्फ, उसका मतलब क्या है? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। सो सबसे पहली बात तो यह कि जो सेंसिटिविटी रिएक्शंस हैं उसका मतलब है इम्यून रिएक्शंस। और ज़रूरी नहीं कि सेंसिटिविटी रिएक्शंस जो है वो पैथोलॉजिकल हों। सेंसिटिविटी रिएक्शंस फिजियोलॉजिकल हैं। हमारे जिस्म का इम्यून सिस्टम जब हमें डिफेंड करता है तो हम उसको सेंसिटिविटी रिएक्शन कहते हैं कि वो सेंसिटिव है टुवर्ड्स दी पैथोजेंस। सो हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब है ज़्यादा इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी। अब वो भी कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है, हमने पैथोजन कोई हमारे बॉडी में आ गया तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट। असल में हाइपर सेंसिटिविटी को अगर हम समझना चाहें तो हमें यूं देखना चाहिए कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का मतलब है ऐसा इम्यून रिएक्शन, ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म, ऐसा डिफेंस रिएक्शन जिसमें बॉडी को नुकसान हो, जिसमें हमारे अपने टिश्यू को नुकसान हो जाए, वो है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। सो अब उसमें टाइप 1 को एलर्जिक रिएक्शन भी कहते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस भी कहते हैं। पहली बात, इसको एटॉपिक स्टेट भी कहते हैं। जिन लोगों में एलर्जीज हैं उन लोगों को हम कहते हैं कि वो एटॉपिक हैं, दे हैव अ स्टेट ऑफ एटोपी। सो हम इसकी बात करेंगे कि इसका क्या मतलब है। इसके बाद एलर्जिक रिएक्शन में कॉन्सेप्ट ऑफ एंटीजन नहीं है, ये याद रखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ एंटीजन नहीं है। इसमें एंटीजन है, इसमें एंटीजन है, इसमें एंटीजन है। यहां पर जो एंटीजन है उसको हम असल में एलर्जन कहते हैं। सो सबसे पहली बात यह कि एलर्जन और एंटीजन में फर्क क्या है। एंटीजन कोई भी ऐसा हार्मफुल सब्सटेंस, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस का टुकड़ा है, फंगस का टुकड़ा है, कोई हेलमेंथ है, पैरासाइट्स हैं, अगर कोई भी ऐसा हार्मफुल सब्सटेंस जो हर उस स्पीशी के हर इंडिविजुअल के लिए हार्मफुल हो तो वो एंटीजन है। सो अगर स्टेफिलोकोकल बैक्टीरिया हार्मफुल है तो वो सबके लिए हार्मफुल है, चुनाचे उस बैक्टीरिया के टुकड़ों को एंटीजन कहेंगे। हाउएवर एलर्जन जो है, पहली बात तो ये कि एलर्जन एनवायरमेंटल होते हैं, एनवायरमेंटल होते हैं। सो एनवायरमेंट का क्या मतलब है उर्दू में या हिंदी में, से क्या कहेंगे मुझे नहीं पता। सो एलर्जन एनवायरमेंटल होते हैं, नंबर 1। और नंबर 2, एलर्जेंस जो है पॉपुलेशन की स्पीशी के हर इंडिविजुअल को नुकसान नहीं पहुंचाते। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्ज कीजिए कि पोलन है, पोलन जो दरख्तों से, फूलों से, पौधों से जो ग्रेन है, पोलन जो है अगर कोई उससे एलर्जिक है तो आम तौर पर पॉपुलेशन का सिर्फ 20% लोग एलर्जिक हैं, 80% लोग एलर्जिक नहीं हैं। सो एंटीजन और एलर्जन में बुनियादी फर्क यह है कि एलर्जन किसी भी स्पीशी के हर इंडिविजुअल को नुकसान नहीं पहुंचाता, या किसी भी स्पीशी का हर इंडिविजुअल उसको रिएक्ट नहीं करता। सिर्फ 20% के करीब, 20% के करीब लोग हैं जो उसको रिएक्ट करते हैं। दैट इज व्हाई इट इज एलर्जन। और वो लोग जो एलर्जेंस को रिएक्ट करते हैं, जो उसको बुरा मनाते हैं, जिनके बॉडी का सिस्टम उसके खिलाफ चलते हैं, उन लोगों को एटॉपिक कहते हैं। सो इसे याद रखिए। एटॉपिक इंडिविजुअल्स, एटॉपिक अफराद वो हैं जो एलर्जेंस के खिलाफ
रिएक्ट करते हैं। तो जितने लोग रिएक्ट नहीं करते वो एटॉपिक नहीं है। अच्छा, एटॉपिक में जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये जेनेटिक है। अक्सर लोगों की जेनेटिक लिनिएज जो है उसमें एटॉपी उनको इनहेरिट होती है। सो कहते ये हैं कि जो बच्चा जिसके माँ बाप दोनों एटॉपिक हैं यानी एलर्जिक हैं, उसमें बच्चे के 50% चांसेस हैं कि वो भी एटॉपिक हो जाए। 50% चांसेस हैं कि ऑफस्प्रिंग जो है वो भी एटॉपिक होगा अगर उसके दोनों पेरेंट्स एटॉपिक हैं। अगर एक पेरेंट एटॉपिक है तो तकरीबन 30% चांसेस हैं बच्चे के एलर्जिक होने के या एटॉपिक होने के। सो दैट इज़ वन थिंग। सो वी नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंटीजन एंड एलर्जन, एंड वी अंडरस्टैंड कि एलर्जन जो है वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। किस तरह के एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं? पोलन्स है, राई है, प्रोटीन्स मुख्तलिफ़ किस्मों की हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, एग्स हैं, उसके बाद ड्रग्स हैं, लोकल एनेस्थेटिक्स हैं, पेनिसिलिन्स हैं, सल्फोनामाइड्स हैं, लेटेक्स ग्लव्स। डॉक्टरों को और एक्चुअली हेल्थ प्रोफेशनल्स को ये अक्सर होता है कि वो लेटेक्स ग्लव पहनते हैं और काम करते हैं और उनको उससे एलर्जी है, तो वो उन्हें रिएक्शंस होने शुरू हो जाते हैं। सो इसी तरह से मैनी अदर सब्सटेंसेस जिनको बॉडी रिएक्ट करती है। सो आज का हमारा लेक्चर में हमने बात करनी कि बॉडी क्यों रिएक्ट करती है और कैसे रिएक्ट करती है। सो एक तो बात ये होगी टाइप 1 रिएक्शन में कि एटॉपिक है। अब हमें ये याद रखना है कि हमने लफ्ज़ एलर्जन बोलना है, एंटीजन नहीं बोलना टाइप 1 में। उसके बाद दूसरी बात यह है कि टाइप 1 में होता यह है कि मास्ट सेल पर, और हम इसकी डिटेल में जाएंगे आज, मास्ट सेल की सरफेस पर IgE बाइंड करती है। इस IgE को, दो IgEs को इकट्ठे जब कोई एलर्जन जैसे पोलन का कोई टुकड़ा जब इनको दोनों को ट्रिगर करता है, दो कम से कम ट्रिगर होती हैं, तो फिर मास्ट सेल के अंदर चेंजेस आती हैं जिससे केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं, और वो केमिकल सब्सटेंसेस के रिलीज होने से रिएक्शन या डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें जो अहम बात है वो ये है कि जो एलर्जन है वो फ्री था, वो फ्री था। किसी ने एलर्जन कैसे हमारी बॉडी में एंटर होता है? एलर्जन थ्रू द रेस्पिरेशन, यानी इनहेल किया या इंजेस्ट किया, खाया। फिश फूड्स अक्सर जो है वो रिएक्ट करती हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स रिएक्ट करती हैं, अंडा रिएक्ट करता है। सो खाया, इंजेस्ट किया। और तीसरा ये है कि वो अप्लाई हो गया या स्किन पे लग गया, जैसे पॉइजन आईवी या ओक या दूसरे, ऑल्दो कि वो हाइपर सेंसिटिविटी में नहीं, लेकिन कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस टाइप 4। लेकिन असल बात यह कि ये एक्सटर्नल राउट्स हैं। सो इसमें जो एलर्जन है उसकी क्वालिटी ये है कि एक तो फ्री है, बाहर से आया और हमारी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, और वहां से ये पहुंचेगा मास्ट सेल तक, ये मास्ट सेल है। दूसरी बात यह है कि एलर्जन जो है वो एक्सटर्नल है। ये नहीं मुमकिन कि हमारे जिस्म के अंदर से ही कोई बॉडी का टिश्यू एलर्जन बन जाए, ये मुमकिन नहीं है। सो एलर्जन हमेशा बाहर से आते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। सो एलर्जन बाहर से आया, फ्री होता है, जबकि एंटीबॉडीज जो हैं, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो बाउंड है। कहाँ बाउंड है? इट इज बाउंड ऑन द सरफेस ऑफ मास्ट सेल। सो इम्यूनोग्लोबुलिन बाउंड है, जबकि एलर्जन आज़ाद है। उसके बाद तीसरी बात यह कि इसके अंदर जो रिएक्शंस हैं, उन रिएक्शंस को नॉर्मली अगर सिस्टेमिक हो तो उसे एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन, सिस्टेमिक एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन कहते हैं। क्वेश्चन ये है कि इसको एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन क्यों कहते हैं? तो एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन ये इस तरह से आया कि लफ्ज़ था प्रोफाइलैक्टिक, और प्रोफाइलैक्सिस का मतलब है टू स्टैंड गार्ड, किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना। प्रो का मतलब है पहले। सो प्रोफाइलैक्सिस आप सबको मालूम है कि बाज़ का दवाई दी जाती है इसलिए कि पेशेंट को किसी चीज़ पर नुकसान ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर ट्यूबरकुलोसिस की वार्ड में कोई काम कर रहा है तो उसको प्रोफाइलैक्टिक ड्रग्स देनी शुरू कर दें कि वो ट्यूबरकुलोसिस को कैच ना करे। या अगर इन्फेक्शन के एरिया में कोई हेल्थ प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं तो उन्हें प्रोफाइलैक्टिक मेडिसिन दी जाती हैं कि वो उसको कैच ना कर लें। या कुछ पेशेंट्स जिनके घरों में, कुछ लोग जिनके घरों में पेशेंट्स हैं और जिनके ऐसी डिजीज़ हैं जो उनको भी लग सकती हैं, तो उन्हें प्रोफाइलैक्टिक मेडिसिन। सो प्रोफाइलैक्टिक का मतलब है कि बॉडी को पहले से प्रोटेक्ट करना।
एनाफाइलैक्टिक का मतलब उससे उलट है कि अगर कुछ चीज़ बॉडी को दी जाए और उसके जवाब में बॉडी का नुकसान हो जाए तो वो एनाफाइलैक्टिक कहलाता है। तो उसकी वजह एनाफाइलैक्टिक ये है कि जब डॉक्टर्स इसको शुरू में रिसर्च कर रहे थे एलर्जीज़ के बारे में, तो वो सीरम्स इंट्रोड्यूस करते थे पेशेंट की बॉडी में। तो उनकी होप ये थी कि सीरम इंट्रोड्यूस करने से रिएक्शन कम हो जाएगा। सो वो प्रोफिलैक्सिस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो जब सीरम इंट्रोड्यूस करते थे तो और ज़्यादा नुकसान होता था। तो वो कहने लगे कि अगेंस्ट, एना का मतलब है अगेंस्ट, एनाफाइलैक्टिक अगेंस्ट द प्रोटेक्शन। सो वो जो इंट्रोड्यूस कर रहे थे दवाई वो एनाफाइलैक्टिक हो गई। सो दैट इज़ वेयर द एनाफाइलैक्टिक केम थ्रू। अब लोकल एनाफाइलैक्सिस भी है, ये लोकल एलर्जीज भी हैं, और उस लोकल एलर्जी में अगर आप देखें तो बाज़ का जो कोल्ड है उससे नाक बहना शुरू हो जाती है। कुछ लोगों की आंखें जो हैं वो कंजक्टिवाइटिस सुर्ख होने शुरू हो जाती हैं और तंग होते हैं वो लोग। इसी तरह से वो है हे फीवर है जिसमें कंजक्टिवाइटिस है और राइनाइटिस है और गैस्ट्रिक अपसेट है एंड सो ऑन। और फिर एस्थमा जो है, एलर्जिक एस्थमा, वो बहुत बड़ी एक डिजीज़ है जो इसमें आती है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। अब देखते हैं टाइप 2 की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। सो इसको लेट मी टेक दिस आउट सो हम बात कर सकें टाइप 2 की। टाइप 2 की जो बेसिक किस्म है उसमें सबसे पहले तो ये कि एंटीजन होती है, और इसमें एंटीजन जो है वो इंट्रिंसिक है। हमारे जिस्म का कोई टिश्यू जो है उसके उसकी जो कुछ प्रोटीन्स हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं, या हमारा इम्यून सिस्टम उन्हें समझने लग जाता है कि ये एनिमी प्रोटीन्स हैं और वो उसको एंटीजन समझने लग जाता है। फॉर एग्जांपल बहुत कॉमन जो है वो आरबीसी, सो हीमोलिटिक एनीमियाज जो हैं, या पर्नीशियस एनीमियाज, इसका की और बहुत सारे जो मसाइल हैं ब्लड सेल्स के साथ, उसमें ये होता है कि जो आरबीसी की सरफेस है जो नॉर्मल है, वो सरफेस समहाउ बॉडी समझना शुरू कर देती है कि ये फॉरेन एनिमी प्रोटीन है। वो कैसे समझना शुरू कर देती है, देयर आर मेनी मैकेनिज्म्स फॉर दैट, वी आर नॉट डूइंग दैट राइट अवे, उसका हम लेक्चर अलहदा करेंगे। लेकिन जो बात समझने की वो ये कि ये हमारा अपना टिश्यू है जिसको बॉडी ने समझना शुरू कर दिया कि ये नुकसानदेह है, और फिर उस टिश्यू के खिलाफ बॉडी ने एंटीजेंस बनानी शुरू कर दी, आईजीएम या आईजीजी। ठीक, तो इसमें जो एंटीजन है वो इंट्रिंसिक है, यानी हमारा बॉडी का इंटरनल टिश्यू ही एंटीजन के तौर पे एक्ट कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, एंटीजन बाउंड है, वो जो टिश्यू है, जहां भी टिश्यू मौजूद है वहीं पर एंटीजन है। वो चाहे गुड पास्चर सिंड्रोम है जिसमें कि जो टाइप 4 कोलेजन है उसकी कुछ हिस्से हैं जो एक्ट करते हैं एज एन एंटीजन, वो आरबीसी है दैट इज एक्टिंग एज एन एंटीजन, आरबीसी सरफेस की प्रोटीन्स हैं, दीज आर एक्टिंग एज एंटीजन्स एंड सो ऑन। सो एंटीजन जो है वो बाउंड है, इंट्रिंसिक है, और एंटीबॉडी ऑफ कोर्स इज फ्री। सो अगर आप देखिए तो यहां पर एंटीबॉडी इज बाउंड, यहां पर एंटीबॉडी फ्री है, और वो एंटीबॉडी कहां से आई, आईजीजी और आईजीएम, जो कि रिलीज हुई प्लाज्मा सेल से, ब्लड सर्कुलेशन में गई, वहां से टिश्यू से गई, और फाइनली अगर ब्लड में है तो आरबीसी के साथ अटैच हो गई, अगर आरबीसी का नुकसान हो रहा है, या वो टिश्यू में चली गई और किडनी में लॉज हो गई, या रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ जाके लग गई एंड सो ऑन। सो ये है क्वालिटी टाइप 2 की। इसमें जो डिजीज़ हैं वो गुड पास्चर सिंड्रोम टाइप डिजीज़, हीमोलिटिक एनीमिया है एंड सो ऑन। लेट्स सी टाइप 3। ओके, सो विल बी बैक। ओके जी, मुबीन। सो हम बात कर रहे थे टाइप 2 की, उसमें एंटीजन जो है वो फिक्स्ड है, इंट्रिंसिक है, और एंटीबॉडी जो है दैट इज़ फ्री, और नॉर्मली एंटीबॉडीज जो है उसमें वो आईजीएम और आईजीजी। टाइप 3B एंटीबॉडी, इसमें भी आईजीएम और आईजीजी। सो एंटीबॉडी यहाँ पर भी टाइप 3 में आईजीएम और आईजीजी, लेकिन जो एंटीजन है ऑफ कोर्स दैट इज एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक। सो देखिए, ये एक्सट्रिंसिक सिर्फ, ये इंट्रिंसिक टाइप 2, और टाइप 3 एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक। सो इसका क्या मतलब है कि बाहर से कोई वायरस, बैक्टीरिया, या इंटरनली कोई बॉडी का टिश्यू जो है वो
एंटीजेनिक हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि एंटीजन भी फ्री और एंटीबॉडी भी फ्री। सो ब्लड टिश्यू में, ब्लड सर्कुलेशन में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स में, टिश्यूज़ में IgM और IgG मौजूद हैं। वो इसी तरह से जो एंटीजन है वो भी सर्कुलेशन में है या फ्लूइड्स में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में है, और कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड। सो IgM और IgG, आई होप यू नो कि उसके जो एंटीजन बाइंडिंग साइट हैं, जो इडियोटॉपिक साइट्स हैं जहाँ पर एंटीजन बाइंड होती है, वहाँ पर एंटीजन बाउंड है, और ये जो कॉम्प्लेक्स है वो ब्लड में सर्कुलेट कर रहा है। यही कॉम्प्लेक्स ब्लड से निकल के इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स में भी सर्कुलेट करेगा, और यही कॉम्प्लेक्स फिर कहीं ना कहीं टिश्यू में लॉज हो जाएगा, फंस जाएगा। नॉर्मली इन कॉम्प्लेक्सेस को मैक्रोफेजेस या रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम क्लियर करता है। व्हाट दैट मीन्स इज कि जब ये ब्लड में सर्कुलेट कर रहे हैं और टिश्यूज़ में जा रहे हैं तो इनको मैक्रोफेजेस इनगल्फ कर लेते हैं। इनगल्फ करने के बाद मैक्रोफेज इनको डाइजेस्ट करके ब्रेक डाउन कर देते हैं। सो दे क्लियर दम। हाउएवर अगर ये बहुत ज़्यादा है, अगर एंटीजन बहुत ज़्यादा है या इम्यूनोग्लोबुलिन बहुत ज़्यादा है और बहुत ओवरवेलमिंग ये हो गए हैं कॉम्प्लेक्सेस, तो फिर वो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम इनको क्लियर नहीं कर सकता और वो जाके टिश्यू में जहाँ पे फंस सकते हैं या जहाँ पे लॉज हो सकते हैं हो जाते हैं। सो इसमें ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और इस तरह की और बहुत सारी डिजीज़ जो हैं वो शामिल है। इसके बाद हम जाते हैं टाइप 4 में। टाइप 4 में एंटीजन नॉर्मली एक्सट्रिंसिक और जो एंटीबॉडी है वो नॉट प्रेजेंट। चुनाचे जो रिएक्शन है दैट इज सेल्यूलर। सो जो टॉक्सिसिटी है वो है सेल्यूलर, और उसमें सेल्यूलर टॉक्सिसिटी कैसे है आपको मालूम होना चाहिए कि जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, जो किलर टी लिम्फोसाइट्स हैं और मैक्रोफेजेस हैं और न्यूट्रोफिल्स हैं, ये सेल्यूलर रिएक्शन करते हैं। तो इस केस में ज़्यादातर टी किलर सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स और मैक्रोफेजेस जो हैं वो रिएक्ट करते हैं और वो उन सेल्स को तोड़ देते हैं जो एंटीजन एग्जिबिट कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस में या पॉइजन आइवी या पॉइजन ओक में जो हमारी स्किन पर जब एंटीजन लगती है तो स्किन के नीचे लैंगरहैंस सेल्स जो हैं वो उसको रिसीव करते हैं, वो प्रेजेंट करते हैं। उसकी प्रेजेंटेशन को जब करीबी मैक्रोफेजेस या टी हेल्पर सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जब नोटिस करते हैं तो दे रिएक्ट, और वो जो सेल है वो दूसरे सेल्स को मारता है। सो दैट इज़ हाउ द किलिंग अकर्स इन दिस वन। तो इसलिए इसको सेल्यूलर साइटोटॉक्सिसिटी कहते हैं या डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस कहते हैं। उसकी वजह यह है कि डिलेड है कि इट टेक्स अबाउट 48 to 72 आवर्स। चुनाचे आज मैं इस वक्त एक्सपोज हुआ हूँ और मुझे 2 या 3 दिन लगेंगे यहाँ पर रिएक्शन होते हुए, इसलिए इसको डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, इसमें फिर अगर टाइम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 42 to 72 आवर्स, इधर जो है ये 5 to 8, ये 2 से 3 वीक भी हो सकता है, और ये जो है ये 5 to 8 आवर्स, और ये इमीडिएट फौरन। और इमीडिएट का यहाँ पर क्या मतलब है, विद इन 2 minutes to 30 मिनट। और टाइप 1 जो है वो उसके 2 फेजेस हैं। एक इमीडिएट फेज है। सो अगर मैं यहाँ पर फेजेस बनाऊँ तो टाइप 1 हैज़ 2 फेजेस। एक फेज जो है 2 मिनट से शुरू होता है, 2 और 30 मिनट के अंदर अंदर, और जो दूसरा फेज है वो 2 घंटे 2 आवर से 8 आवर्स के अंदर अंदर शुरू होता है। पहला जो फेज है इसका, उस फेज में जो नुकसान है वो इन्फ्लेमेटोरी नहीं है। वो टिश्यू के अंदर जो नुकसान है वो सिर्फ वेजोडाइलेटेशन, परमिएबिलिटी का इंक्रीज होना और मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना, उससे नुकसान है। सो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स हैं। जो इसका फेज 2 है वो इन्फ्लेमेटोरी मैकेनिज्म है, वहाँ पर एक्चुअली नुकसान होता है, पैथोलॉजिकल हो जाता है। सो वी शुड रिमेंबर दिस वन। सो ये है कंपैरिजन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप 1 hypersensitivity reaction. So let's do it.
ओके, सो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको एलर्जीज भी कहते हैं, और हमने अभी बात कर ली कि एटॉपिक इंडिविजुअल्स हैं, डीएनए या जेनेटिक इसकी वो है लीनिएज ट्रांसमिशन है, और एटॉपिक इंडिविजुअल से एटॉपिक इंडिविजुअल में जाता है। नॉर्मली सारी पॉपुलेशन रिएक्ट नहीं करती, 20% के करीब पॉपुलेशन रिएक्ट करती है, 80% के करीब पॉपुलेशन रिएक्ट नहीं करती। सो क्वेश्चन ये कि होता क्या। सो लेट्स सी, हमारा जो इसमें टारगेट है वो ये है कि हमने मैस्ट सेल को तैयार करना है एलर्जिक रिएक्शन के लिए। सो ये हमारा टारगेट है। इस एलर्जिक रिएक्शन का या हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 रिएक्शन का जो मेन प्लेयर है वो मैस्ट सेल है। सो लेट्स सी हाउ टू प्रिपेयर। इस मैस्ट सेल को कैसे तैयार करें, ये वो आर्मी का सोल्जर है, इसको कैसे तैयार करें कि ये रिएक्ट करे, इसको बंदूक कैसे पकड़ाएं और इसको यूनिफॉर्म कैसे पहनाएं, तो हम उसकी बात करने लगे। सो लेट्स कम हियर। हम बात ये करेंगे कि कोई इंडिविजुअल जो एलर्जिक है, तो उसको जो जेनेटिक प्रॉब्लम है वो है मौजूद, और हम देखेंगे जेनेटिक प्रॉब्लम क्या है, और फिर हम देखेंगे कि उसके मैस्ट सेल जो हैं वो तैयार कैसे होते हैं। सो लेट्स से किसी भी ऐसे शख्स को ज़हन में रखिए कि जो एलर्जिक है, वो चाहे एलर्जिक है पोलन से, या वो एग से, या वो मिल्क प्रोडक्ट से, या वो डस्ट या डेंडर या पीनट्स या नट्स या इस तरह की किसी भी चीज़ से एलर्जिक है, उसको ज़हन में रख लीजिए। हियर इज़ व्हाट हैपेंड, जब ज़िंदगी में वो पहली मरतबा वो शख्स एलर्जन को एक्सपोज हुआ, सो एलर्जन एंटर हुआ, और नॉर्मली लेट्स से ये उसके लंग्स हैं। अच्छा, स्टूडेंट्स मुझसे ये बात अक्सर पूछते हैं कि क्यों जब भी हम एलर्जीज की बात करते हैं तो लंग्स को क्यों यूज़ करते हैं एज एन एग्जाम्पल और स्टडी। सो याद रखिएगा कि ह्यूमंस में जो प्रिंसिपल शॉक ऑर्गन है, यानी जब एलर्जी होती है तो जो प्रिंसिपल ऑर्गन है जो डैमेज होता है या जहाँ पे नुकसान होता है वो है लंग्स। इसलिए लंग्स को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी मसला ये है कि लंग्स चूँकि प्रिंसिपल शॉक ऑर्गन्स हैं तो अक्सर एलर्जिक लोगों को एस्थमा रहता है। सो लंग्स को अंडरस्टैंड करना कि एलर्जीज़ में कैसे वो वहाँ पे क्या हो रहा है, और फिर उसके बाद ट्रीट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी स्पीशीज़ में और ऑर्गन्स हैं जो कि प्रिंसिपल शॉक ऑर्गन्स हैं। फॉर एग्जांपल कुत्तों में जो लिवर है और लिवर की जो वेनस सप्लाई है वो टारगेट है एलर्जीज़ का या एलर्जिक रिएक्शंस का। चुनांचे कुत्तों में लिवर की फेलियर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैन द लंग्स। ह्यूमंस में लंग फेलियर जो है दैट इज़ इंपॉर्टेंट, और एस्थमा इज़ मोर इम्पोर्टेंट। सो इसलिए नॉर्मली जब एलर्जीज़ की बात होती है तो इट इज़ इनएविटेबल कि लंग्स की बात हो। सो इमेजिन कीजिए कि ये एक शख्स है जिसके बेबी है जो एलर्जिक है, जेनेटिकली हमें मालूम है कि वो एलर्जिक है। अब उसने इनहेल किए पोलन्स। सो लेट्स से कि पोलन उसको ज़िंदगी में पहली मरतबा इनहेल हुए। जब वो पोलन उसके लंग्स में पहुंचे तो लंग्स के अंदर ऑफ कोर्स मैक्रोफेजेस बैठे हुए हैं, मैक्रोफेज बैठे हुए हैं। मैक्रोफेज क्या करेगा कि वो उस पोलन को इंजेस्ट कर लेगा, राइट। ये मैक्रोफेज का काम है। उसका काम है कि पोलन को या किसी भी गंद को, किसी भी डिब्री को, किसी भी एलर्जिक थिंग को, डस्ट को, कोई भी फॉरेन मटेरियल, उसने उसको साफ करना है। दे आर क्लियरिंग हाउसेस। चुनांचे उसने पोलन को इंजेस्ट कर लिया। जब पोलन को इंजेस्ट किया तो उसके बाद वो क्या करता है, उसको तोड़ता है। जब तोड़ेगा और उसको MHC2 के ऊपर रख कर प्रेजेंट कर देगा बाहर। आपको मालूम है कि मैक्रोफेज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी है। चुनांचे मैक्रोफेज ने क्या किया, पोलन को रिसीव किया, पोलन को डाइजेस्ट किया, और उसके बाद उसको MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल के ऊपर, MHC2 क्लास 2 मॉलिक्यूल के ऊपर प्रेजेंट कर दिया। अब जब उसने प्रेजेंट कर दिया है तो उसके बाद क्या होगा कि टी हेल्पर सेल जो करीब कोई बैठा हुआ है, टी हेल्पर, वो सेल इससे कनेक्ट होगा MHC2 के साथ, ठीक। सो टी हेल्पर 2 सेल्स जो हैं वो कनेक्ट हो जाएंगे MHC2 के साथ, और उनको ये एंटीजन प्रेजेंट हो जाएगी। जब एंटीजन प्रेजेंट होगी तो टी हेल्पर 2 सेल रिलीज करेंगे इंटरल्यूकिन 4। दीज विल रिलीज इंटरल्यूकिन 4। सो अब
इंटरल्यूकिन 4 का क्या काम है, आई होप कि यू नो कि इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 5 जब रिलीज होते हैं तो ये एक्ट करते हैं बी सेल पर। सो लेट्स से ये बी सेल बैठा हुआ है, बी सेल के ऊपर जब इंटरल्यूकिन 4 एक्ट करेगा तो बी सेल का उसमें रिस्पॉन्स ये है कि एक तो ये डिफरेंशिएट हो जाएगा, प्रोलिफरेट हो जाएगा और डिफरेंशिएट हो जाएगा। प्रोलिफरेट का मतलब है कि इसकी कॉपीज बन जाएंगी, और डिफरेंशिएट होने का क्या मतलब है, ये एक्टिव हो जाएगा, प्लाज्मा सेल बन जाएगा और क्या करेगा, इम्यूनोग्लोबुलिन मैन्युफैक्चर करेगा। उन इम्यूनोग्लोबुलिन्स को ये बाहर फेंक देगा, नॉर्मली आईजीएम और उसके बाद आईजीजी। आपको प्राइमरी और सेकेंडरी रिएक्शंस का पता है, मैंने ये बात लेक्चर नंबर 11 और 12 में की हुई है। सो अगर आप देखना चाहें तो इम्यूनोलॉजी के लेक्चर 11 और 12 को देखिए। सो एनीवेज आईजीएम और आईजीजी को उसने रिलीज किया। अब जब आईजीएम और आईजीजी को रिलीज किया तो ये एंटीजेंस जाएंगी, ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स जाएंगी और एलर्जन को क्लियर करेंगी। सो फार सो गुड। मसला आप देखिए यहाँ पे जेनेटिक प्रॉब्लम जो है वो अंडरस्टैंड करने की वो ये है कि कुछ लोगों में जो बी सेल का रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर जो है, ये एरिया यहाँ फोकस कीजिए, दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। ये एरिया जो रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर में जेनेटिक म्यूटेशन है, और वो म्यूटेशन ये है कि ये रिसेप्टर बना हुआ है 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स के साथ, उसमें से एक चेन जो है वो मॉडिफाइड है। उसकी मॉडिफिकेशन का रिजल्ट ये है कि इट रिस्पॉन्ड्स मोर टू इंटरल्यूकिन 4 देन अदर पीपल। सो मसला क्या हो रहा है कि इस शख्स में जो बी सेल का रिसेप्टर है इंटरल्यूकिन 4 का, वो रिसेप्टर जो है हाइपर रिएक्टिव है, चुनांचे उसके ऊपर ज़रा सी भी IL-4 आती है तो वो रिएक्ट ज़्यादा करता है। और IL-4 का क्या काम है कि क्लास स्विचिंग और IgE प्रोडक्शन। क्लास स्विचिंग अगर होगी तो IgM से IgG और उससे फिर D और E और फिर A, ठीक है। चुनांचे रिजल्ट ये है कि इंस्टेड ऑफ IgM एंड IgG, जिसका ये रिसेप्टर म्यूटेटेड है, वो जल्द ही क्लास स्विच करके IgE बनानी शुरू कर देगा। ये है फर्क, यहां पर है मसला। सो अगर ये समझ आती है तो एलर्जिक रिएक्शन समझ आते हैं। वो शख्स जो नॉर्मल है, जिसको एलर्जन का रिएक्शन नहीं है, वो बनाता रहेगा IgM और IgG, और IgM और IgG जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो जाके एलर्जन को कनेक्ट करेंगे, उसे क्लियर कर देंगे। लेकिन जिस शख्स में म्यूटेशन है बी सेल के रिसेप्टर में, उसके अंदर क्लास स्विचिंग जल्दी जल्दी होगी, बिकॉज रिसेप्टर ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रहा है IL-4 को, और क्लास स्विचिंग का रिजल्ट है कि IgE बननी शुरू हो जाएगी। एक मरतबा जब IgE बनना शुरू हो गई तो पूरी बॉडी में IgE सर्कुलेट करना शुरू कर देगी। IgE जब सर्कुलेट करेगी, ऑल्दो IgE बहुत ही कम मिकदार में होती है, 0.004%, बड़ी कम मिकदार में, उसके बावजूद IgE की जो अफिनिटी है मास्ट सेल के लिए वो बड़ी हाई है। चुनांचे ये आप यूँ समझ लीजिए कि IgE इधर से ब्लड में आई और उधर से जाके मास्ट सेल के ऊपर बैठ जाएगी। सो ये IgE जाकर बैठ गई मास्ट सेल पर, ठीक। एक वक्त में एक मास्ट सेल के ऊपर 30 से 60,000 IgE के मॉलिक्यूल्स उसकी सरफेस पर अटैच्ड होते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन ये है कि ये IgE अटैच कैसे हुई। तो मास्ट सेल के ऊपर रिसेप्टर्स हैं IgE के लिए, जिनको मैं यूं बनाऊंगा, ये एक रिसेप्टर है। सो इस रिसेप्टर को कहते हैं FC फ्रैक्शन क्रिस्टलाइन, जो कांस्टेंट रीजन है इम्यूनोग्लोबुलिन का वो, और ईटा फॉर E ये IgE है, रिसेप्टर 1, ये नाम है FCER1। और एक और रिसेप्टर है जो है FCER2, 2 रिसेप्टर्स हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट रिसेप्टर है वो है FCER1, इसको समझना चाहिए। इसकी एफिनिटी 10,000 गुना ज़्यादा है दूसरे से, और दूसरी बात यह है कि जो FCER2 रिसेप्टर है उसका अभी ये नहीं मालूम कि क्या वो वाकई एक्ट करता है नुकसान के तरीके में या वो एक्चुअली हेल्प करता है। सो उसका भी नहीं पता। सो हम इसको डाउन प्ले करेंगे इस वक्त, हम इसकी ज़्यादा नहीं नॉलेज रखते, लेकिन FCER1 को हम अंडरस्टैंड करते हैं और उसके रोल को अंडरस्टैंड करते हैं। सो वी विल टॉक अबाउट दैट इन अ स्मॉल बिट। पहले इस मैकेनिज्म को समझ लीजिए। सो ये हो गया पहला एक्सपोजर। यहाँ पर प्रॉब्लम है जेनेटिक, और
IgE बना और IgE जो है वो जाके मास्ट सेल पे लॉज हो गया। अब सो फार सो गुड। नेक्स्ट एक्सपोजर, दोबारा एक्सपोजर हुआ उस शख्स का इसी एलर्जन को। अब ये एलर्जन डेंडर है, डस्ट है, पोलन है, एग है, प्रोटीन्स हैं ऑफ वेरियस टाइप। जब नेक्स्ट टाइम ये हुआ तो फिर क्या हुआ कि ना सिर्फ ये मैकेनिज्म एस्टैब्लिश हुआ बल्कि एक और काम जो पहले नहीं हुआ था और अब होगा, वो ये कि एलर्जन के जो पीसेस हैं वो जाकर यहां अटैच हो जाएंगे। अब जब मास्ट सेल की सरफेस पर जो IgE लगी हुई है उसके ऊपर जाके एलर्जन अटैच हुआ, तो वो एलर्जन जो दो IgE मॉलिक्यूल्स को क्रॉस रिएक्ट करवाएगा, यहां पर मसला है, ये शॉर्ट सर्किट का जो मसला है, दैट वुड कॉज सेकेंड मैसेंजर सिस्टम्स और सिग्नलिंग टू अकर इनसाइड द मास्ट सेल। ठीक है, सो ये याद रखिए, ये सेकेंड एक्सपोजर है। सेकेंड एक्सपोजर में एंटीजन, ये मैकेनिज्म तो चला, लेकिन जो एलर्जन के पीसेस पैदा हुए वो पीसेस जाकर लॉज हो गए हैं, वो जाके चिमट गए हैं IgE के साथ। और कौन सी IgE? वो IgE जो मास्ट सेल की सरफेस पर है। अब क्या होगा? अब है रिएक्शन। दिस इज द टाइम के एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। अब आप देख लीजिए ये एलर्जिक रिएक्शन कहाँ प्रोड्यूस होगा? जहां पर मास्ट सेल मौजूद है। सो पहला बात ये, और USMLE में ये बड़ी कॉमनली पूछा जाता है, मास्ट सेल कहाँ मौजूद है? मास्ट सेल मौजूद है स्किन के नीचे। स्किन के 1 मिलीमीटर क्यूब के नीचे 10,000 मास्ट सेल बैठा हुआ है। सो दैट्स अ लॉट ऑफ मास्ट सेल सिटिंग अंडर द स्किन। इसी तरह से म्यूकस मेम्ब्रेन्स के नीचे मास्ट सेल बैठे हुए हैं। इसी तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम्स की म्यूकस के नीचे मास्ट सेल बैठे हुए हैं। सो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज हैं याद रखने वाले, वो है स्किन के नीचे मास्ट सेल बैठा हुआ है, GIT की लेयर्स के नीचे मास्ट सेल बैठे हुए हैं, और रेस्पिरेटरी सिस्टम की लेयर्स के नीचे मास्ट सेल बैठे हुए हैं, नाक, मुंह और रेस्पिरेशन। इसी तरह से आँख के म्यूकोजा के नीचे मास्ट सेल बैठे हुए हैं। सो ये एरियाज हैं जहाँ पे मास्ट सेल ज़्यादा हैं। सो दैट मीन्स कि ये एरिया है जहाँ पर एलर्जिक रिएक्शन नॉर्मली प्रोड्यूस होते हैं। सो लेट्स सी कि एलर्जिक रिएक्शन अब प्रोड्यूस कैसे होगा। सो बी वेरी केयरफुल। अब हम पहुँच गए उस जगह पे कि एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करेंगे। सो याद रखिएगा कि एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस करने के लिए 2 फेज़ है। पहला फेज़ है जिसमें डिफरेंट तरह से रिएक्शन होगा और जो 2 मिनट से 30 मिनट के अंदर अंदर है, और दूसरा फेज़ है जो 2 घंटे से 8 घंटे और उसका रिएक्शन की उसके अंदर जो मामलात हैं वो डिफरेंट हैं जो पहले फेज़ की निस्बत है। सो लेट्स चेक दैट आउट। अब हम ये करते हैं कि इसको हम उतार देते हैं और हम प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर एक और डायग्राम इधर लंग की। सो लेट्स से ये है एक ब्रोंकस। इस ब्रोंकस को हम बड़ा कर लेते हैं यहाँ पर। सो ये बन गई ब्रोंकस, और लेट्स टॉक अबाउट दिस कि इस ब्रोंकस में क्या हो रहा है। सो सबसे पहली बात तो मेरा ख्याल आपको मालूम है कि ब्रोंकस की जो हिस्टोलॉजी है उसमें म्यूकोजा है, फिर सब म्यूकोजा है एंड सो ऑन। सो जो म्यूकोजा है यहाँ से अगर आप शुरू करें तो ऑफ कोर्स इसके अंदर वो सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम है। उसके बाद नीचे उसके साथ एपिथेलियम के साथ गॉबलेट सेल्स हैं, म्यूकस सेक्रेटिंग सेल्स हैं, गॉबलेट सेल्स हैं। और इनको ज़रूर याद रखना है एलर्जीज़ के लिए। क्यों? क्योंकि ये जब ज़्यादा म्यूकस सेक्रेट करना शुरू कर देंगे तो कंजेशन हो जाएगी। सो गॉबलेट सेल्स हैं। इसके बाद ऑफ कोर्स यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं। सो लेट्स से ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल्स मौजूद हैं। उसके बाद ऑफ कोर्स यहाँ पर और क्या मौजूद है? यहाँ पर मसल्स, स्मूथ मसल्स मौजूद हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट प्लेयर। ओके, सो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर ये गॉबलेट सेल्स हैं, ब्लड वेसल है और स्मूथ मसल सेल्स हैं। अब ये 3 प्राइमरी प्लेयर्स हैं जो कि एलर्जिक रिएक्शन में फेज़ 1 में काम करेंगे। और इनका काम क्या है? सो जहन में ये रख लीजिए कि काम है क्या, नुकसान क्या होगा। नुकसान ये होगा कि गॉबलेट सेल सिक्रीशन बढ़ा देंगे। सो वो जब सिक्रीशन बढ़ाएंगे तो यहाँ पर कंजेशन हो जाएगी इन द ल्यूमन। ठीक है, सो ये याद रखने की बात है कि पहले फेज में ल्यूमन के अंदर कंजेशन बनेगी, अगले फेज में बाकी टिश्यू के अंदर भी इन्फ्लेमेशन और कंजेशन हो जाएगी। सो ओवरऑल ये सब कुछ नैरो हो जाएगा, ब्रीदिंग मुश्किल हो जाएगी। लेकिन याद रखिए पहले फेज को सेपरेट करना है दूसरे से। क्यों सेपरेट करना है? एज ए डॉक्टर आपको पता होना चाहिए कि जो पहला फेज है उसके अंदर कंजेशन कहाँ है।
एज कम्पेयर टू दूसरा फेज, ताकि आप जो ड्रग्स हैं वो प्रॉपरली दे सकें। सो पहले फेज में गॉबलेट सेल की सिक्रीशन बढ़ जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी। ब्लड वेसल्स के अंदर से फ्लूइड्स ऊज आउट करने शुरू हो जाएंगे, बाहर निकलने शुरू हो जाएंगे, लीक करना शुरू कर देंगे। सो दैट इज अ सेकंड प्रॉब्लम। और तीसरी प्रॉब्लम जो पहले फेज में है वो है कि स्मूथ मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और उससे पूरा ल्यूमन जो है वो तंग हो जाएगा। सो ये सारे फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स हैं, इसमें कहीं इन्फ्लेमेशन अभी शुरू नहीं हुई, उसके बावजूद ब्रीदिंग मुश्किल हो जाएगी। अगर यही रिएक्शन स्किन के नीचे होगा तो हाइव्स और अर्टिकेरिया और एक्जिमा प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर यही रिएक्शन जीआईटी में होगा तो जीआईटी की मोटिलिटी बढ़ जाएगी और जीआईटी के अंदर सिक्रीशन बढ़ने से वॉमिटिंग और डायरिया और जीआईटी की डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो जाएगी। सो इस बात को जहन में रखें, लेट्स ट्राई टू सी कि ये होता क्यों है। सो लेट्स डू दिस। जो आईजी जब एंटी एलर्जन जाकर आईजीई को लगा तो एफसीई रिसेप्टर की जो स्ट्रक्चर है, मैं यहाँ पे जल्दी से बनाता हूँ। उसकी स्ट्रक्चर ऐसे है, ये है लेट्स से हमारी सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन में जो हमें नज़र आ रहा है वो है एफसीई रिसेप्टर। एफसीई रिसेप्टर के 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। एक है अल्फा, अल्फा के अंदर 2 ये लूप्स हैं। इसके अंदर जो एक लूप है इसमें जो आईजीई का कांस्टेंट रीजन है वो अटैच होता है यहाँ पर और यहाँ पर। सो दैट इज़ 1, यहाँ पर कांस्टेंट रीजन अटैच होता है। उसके बाद एक बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन है जो लूप करती है और उसके आखिर में जब उसका इंटरनल पोर्शन है जो साइटोप्लाज्म के अंदर जाता है उसके ऊपर आईटैम एंजाइम लगा हुआ है। सो यहाँ पर आईटैम लगा हुआ है, इम्यूनोलॉजिक टायरोसिन डिपेंडेंट एक्टिवेशन मोटिव। इसके बाद गामा है चेन्स, 2 गामा चेन्स हैं और दोनों के अंदर आईटैम एंजाइम लगा हुआ है। ये जो आईटैम एंजाइम है दैट एक्चुअली इज द सेकंड मैसेंजर सिस्टम फॉर दिस रिसेप्टर टू वर्क। सो अब हमारे पास एफसीई रिसेप्टर 2 बन गए, एक इधर और एक दूसरे के साथ। फर्ज कीजिए कि क्रॉस रिएक्शन हुआ तो क्या होगा, कन्फर्मेशनल चेंज आएगी। उस कन्फर्मेशन चेंज के रिजल्ट में ये जो आईटैम एंजाइम्स हैं ये एक्टिवेट हो जाएंगे। अब उनकी एक्टिवेशन से क्या होगा, सो लेट्स सी दैट। यहाँ पर हम सेल मेम्ब्रेन ज़रा सी मैंने बड़ी करके बनाई है ताकि हम देख सकें कि क्या हो रहा है। ये एक एफसीई रिसेप्टर है, इसी तरह का एक और रिसेप्टर इस तरफ है आईजीई दूसरी के साथ। सो हम एक के साथ ही इस वक्त बात करेंगे। जब ये आके क्रॉस रिएक्ट हुआ तो उसके रिजल्ट में यहाँ पर जो है आईटैम एक्टिवेट हो गया। आईटैम का काम है फॉस्फोराइलेशन, उसकी 3 फॉस्फोराइलेशंस हैं, ये 3 एंजाइम्स एक्टिवेट होंगे। सबसे पहले तो फॉस्फोलाइपेज सी एक्टिवेट होगा, दूसरा जो है एडिनोलाइट साइक्लेज एक्टिवेट होगा और तीसरा जो है वो है फॉस्फोलाइपेज A2 वो एक्टिवेट होगा। ये 3 एंजाइम एक्टिवेट हो जाएंगे मास्ट सेल की मेम्ब्रेन पर जब एलर्जन आकर अटैच होगा। अब इन तीनों एंजाइम ने नुकसान करना है। सो लेट्स सी वो क्या कर रहे हैं। फॉस्फोलाइपेज सी का काम है कि वो हमें PIP3 से हमें देगा डाइएसाइल ग्लिसराइड और IP2। इसका काम है IP2 और डाइएसाइल ग्लिसराइड का। आई होप कि यू अंडरस्टैंड कि एक तो कैल्शियम की रिलीज आएगी और दूसरा न्यूक्लियस के अंदर मैसेजेस जाएंगे और सेकंड सिग्नल्स जाएंगे। सो एक ये मैकेनिज्म शुरू हो गया। प्रोटीन काइनेज सी जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। वो प्रोटीन काइनेज सी जब जाएगी न्यूक्लियस में तो दैट वुड स्टार्ट वर्किंग। सो दिस इज वन मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म में 2 चीज़ें याद रखने की हैं, प्रोटीन काइनेज सी एक्टिवेट हो गई और कैल्शियम की रिलीज आ गई। ये कैल्शियम की रिलीज कहाँ से आई, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो डाइएसाइल ग्लिसरॉल वुड एक्ट ऑन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दैट वुड रिलीज द कैल्शियम। अच्छा, अब जो फॉस्फो प्रोटीन काइनेज सी की एक्टिवेशन है वो न्यूक्लियस के ऊपर जाएगी और न्यूक्लियस के अंदर से साइटोकिन्स की प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड डाइएसाइल ग्लिसराइल जब वो एक्टिवेट हुआ तो उसका क्या है
कि जब कैल्शियम रिलीज हुई स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, सो लेट्स से ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इससे कैल्शियम रिलीज हुई, इस कैल्शियम के रिलीज होने से ग्रेन्युलेशन, डी ग्रेन्युलेशन, सो ऑफ कोर्स मैस्ट सेल के अंदर ग्रेन्यूल्स मौजूद हैं, सो लेट्स मेक अ ग्रेन्यूल हेयर, इस ग्रेन्यूल के अंदर कुछ सब्सटेंसेस भी हैं, सो उसका रिजल्ट ये है कि डी ग्रेन्युलेशन होनी है। सो यहाँ पर कैल्शियम मौजूद है जो इस डी ग्रेन्युलेशन को हेल्प करेगी। दूसरा डी ग्रेन्युलेशन को हेल्प करने में एडेनोलाइट साइक्लेज का काम है। उसका काम ये है कि जब ये एक्टिव हो जाता है तो ये कन्वर्ट करता है एटीपी को साइक्लिक एएमपी में, दैट इज वाई इसका नाम है एडेनोलाइट साइक्लेज, साइक्लेज एडेनोलाइट। सो एडिनोसिन को साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है, साइक्लिक एएमपी प्रोड्यूस होती है। साइक्लिक एएमपी का काम है कि नंबर 1 ये इस ग्रैन्यूल को स्वेल करवाती है, और दूसरी बात यह है कि इस ग्रैन्यूल की सरफेस पे स्नेयर प्रोटीन्स, ये ना भूलिए, इस ग्रैन्यूल की सरफेस पे स्नेयर प्रोटीन्स प्रोड्यूस करती है या स्नेयर प्रोटीन्स को एक्सट्रूड करवा देती है। ये स्नेयर प्रोटीन्स मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की स्नेयर प्रोटीन्स के साथ एक्टिवली अटैच होंगी, और दैट इज इन वे ऑफ डीग्रैन्युलेशन। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी एज ए मेडिकल डॉक्टर स्टूडेंट, वो ये है कि साइक्लिक एएमपी का काम है कि ये ग्रैन्यूल को स्वेल करवाएगी और मूव करवाएगी टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन। हाउएवर, जितनी देर तक साइक्लिक एएमपी का लेवल हाई है उतनी देर तक ये मेम्ब्रेन ग्रैन्यूल जो है वो रिलीज नहीं होगा। सो साइक्लिक एएमपी का लेवल हैज टू गो अप to start the degranulation and then it has to go down to actually cause the degranulation. So बहुत सारी ड्रग्स आपको ऐसी मिलेंगी एलर्जिक रिएक्शंस को प्रिवेंट करने वाली या उसको ट्रीट करने वाली, जैसे एपिनेफ्रिन है, जिनका काम है कि साइक्लिक एएमपी लेवल को बढ़ाती हैं, और जब वो साइक्लिक एएमपी के लेवल को बढ़ाएंगी तो डीग्रैन्युलेशन नहीं होती, और जब डीग्रैन्युलेशन नहीं होती तो हम उसे कहते हैं मैस्ट सेल स्टेबलाइज हो गया, ये रिलीज नहीं कर रहा, और अगर वो रिलीज नहीं कर रहा तो नुकसान नहीं कर रहा। सो याद रखिए साइक्लिक एएमपी का 2 तरह के रिजल्ट हैं। पहला जिसमें वो डीग्रैन्युलेशन शुरू करती है, लेकिन डीग्रैन्युलेशन के लिए साइक्लिक एएमपी का लेवल नीचे जाना ज़रूरी है। सो ड्रग्स वहाँ पे टारगेट करती हैं। अच्छा, ये हो गया साइक्लिक एएमपी का काम। अब है तीसरा, और वो है फास्फोलाइपेज A2। फास्फोलाइपेज A2 आपको मालूम होना चाहिए कि जब ये एक्टिवेट होगा तो इसके एक तो एराकिडोनिक एसिड विद इन द फॉस्फेट लिपिड बाइलेयर, इसके अंदर लैनिलोइक एसिड है जो मौजूद है विद इन द सेल मेम्ब्रेन। सो पहला बात तो ये कि फास्फोलाइपेज A2 जो है उसको उसके साथ क्लीव करेगा और एराकिडोनिक एसिड प्रोड्यूस होगा। एराकिडोनिक एसिड के फिर डेरिवेटिव्स हैं जो प्रोड्यूस होंगे। व्हाट आर द डेरिवेटिव्स? आपको मालूम होना चाहिए कि साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे है और लाइपोऑक्सीजनेज पाथवे है। लाइपोऑक्सीजनेज पाथवे में ल्यूकोट्रीन्स प्रोड्यूस होंगी, ल्यूकोट्रीन B4, C4, D4, C4 एंड D4 ये प्रोड्यूस होंगी, और साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे में प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रोड्यूस होंगे। सो ये सेल मेम्ब्रेन में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद एक और चीज़ जो याद रखने की है वो है कि न्यूक्लियस में जो सिग्नल्स गए हैं, याद है कि हमने बात की थी कि जब फास्फोलाइपेज C एक्टिवेट होगी तो प्रोटीन काइनेज C एक्टिवेट हो जाएगी, उससे न्यूक्लियस में सिग्नल जाएंगे। न्यूक्लियस के जो सिग्नल्स हैं वो साइटोकिन प्रोड्यूस करेंगे, साइटोकिन्स। ठीक, सो अब जो चीज़ें हमें प्रोड्यूस हो रही हैं मैस्ट सेल से, वो प्रोड्यूस हो रही हैं बिकॉज ऑफ डीग्रैन्युलेशन। सो जब ये ग्रैन्यूल जाके यहाँ लगेगा सेल मेम्ब्रेन के साथ तो डीग्रैन्युलेशन होगी। ठीक, सब्सटेंसेस जो हैं वो बाहर निकल आएंगे। सो एक तो ये है। सो आई एम गोइंग टू मेक अ ग्रैन्यूल हेयर जो कि डीग्रैन्युल हो रहा है इस तरफ। सो एक ये है। दूसरा ये है कि न्यूक्लियस साइटोकिन प्रोडक्शन शुरू कर रहा है, और तीसरा ये है कि सेल मेम्ब्रेन से प्रोस्टाग्लैंडिन और एराकिडोनिक एसिड के डेरिवेटिव्स आ रहे हैं। सो अब ये याद रखिए, अटेंशन हियर, सबसे अहम बात, पहले फेज में डीग्रैन्युलेशन, ये डीग्रैन्युलेशन विद इन 2 मिनट्स टू 30 मिनट्स, और जितना भी 2 मिनट से 30 मिनट्स में एनाफिलैक्टिक रिएक्शंस आते हैं या उसके असरात आते हैं वो सारे डीग्रैन्युलेशन की वजह से हैं। उसके बाद 2 घंटे से 8 घंटे के अंदर ये बाकी साइटोकिन्स और एराकिडोनिक एसिड के आते हैं बाई प्रोडक्ट्स,
उनका जो रिजल्ट है वो इन्फ्लेमेटरी रिजल्ट है। सो ये काम है इन्फ्लेमेशन का और ये काम है फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स का। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर कि यहाँ पे क्या होगा। जब डीग्रैन्यूल हुआ तो डीग्रैन्यूल जो ग्रैन्यूल्स है मास्ट सेल के उसके अंदर है हिस्टामीन। हिस्टामीन का क्या काम है, जब हिस्टामीन जाके लगेगी इसके ऊपर गॉबलेट सेल्स के ऊपर तो सिक्रीशंस को इंक्रीज करती है, सो म्यूकस सिक्रीशन बढ़ जाएगी। और क्या काम है हिस्टामीन का, जब ये जाके लगती है मसल्स स्मूथ मसल्स के ऊपर तो मस्कुलर स्पैज्म और कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, मसल स्पैज्म या कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। और तीसरा जब ये जाके लगती है ब्लड वेसल्स के ऊपर तो इसके दो एक्शंस हैं ब्लड वेसल्स के ऊपर। जो प्री आर्टीरियोलर स्फिंक्टर है उसको डायलेट करवाती है जिससे ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। और जो वेन्यूल्स हैं उनकी जो एंडोथेलियल सेल्स हैं उनको श्रिंक करवाती है। सो वेन्यूलर एंडोथेलियल सेल श्रिंकेज एंड arteriolar precapillary sphincter dilatation। सो ये है काम हिस्टामीन का। इसका रिजल्ट क्या है कि यहाँ पर जब ब्लड फ्लो बढ़ गया और जब सेल श्रिंक कर गए तो फिर परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। सो अगर ये हमारे पास वेन है, वेन्यूल है और हमने उसके सेल्स को श्रिंक कर दिया है तो उनके दरमियान में गैप्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। इन गैप्स से ब्लड फ्लो या प्लाज्मा फ्लो बढ़ जाएगा, फ्लो ऑफ फ्लूइड्स बढ़ जाएंगे एंड दैट वुड कॉज कंजेशन। सो हिस्टामीन का रिजल्ट क्या निकला, नंबर 1 सिक्रीशंस, म्यूकस सिक्रीशन बढ़ गई तो ल्यूमन के अंदर कंजेशन हो गई। नंबर 2 ब्लड फ्लो की वजह से और वेन्यूलर डायलिटेशन की वजह से टिश्यू के अंदर कंजेशन होगी। नंबर 3 जब मसल स्पैज्म हुआ तो ल्यूमन नैरो हो गया, सो ब्रीदिंग मुश्किल हो जाएगी। दिस अगर ये एनाफिलैक्टिक रिएक्शन स्ट्रांग हो तो पेशेंट कैन एक्चुअली डाई हियर राइट नाउ। उसके बाद और इसमें क्या है, सो लेट मी टेक दिस आउट। सेरोटोनिन, हिस्टामीन रिलीज होती है, सेरोटोनिन रिलीज होती है। सेरोटोनिन भी हिस्टामीन जैसी है लेकिन इसका जो एक्शन है वो कमज़ोर है, सो वी कैन एक्चुअली इग्नोर इट। उसके बाद प्रोटीएजेस, सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोटीएजेस में स्पेशली ट्रिप्टेजेस रिलीज होते हैं। प्रोटीएजेस का रिलीज होने से अब नुकसान पहुंचना शुरू हुआ। ये 2 मिनट से 30 मिनट के अंदर नुकसान क्या है कि जब प्रोटीएजेस आएंगे तो वो यहाँ पर टिश्यू को तोड़ेंगे और जब टिश्यू ब्रेकडाउन होगा तो ब्रेडिकाइनिन बनेगी। जब ब्रेडिकाइनिन बनेगी तो हमें न्यूट्रोफिल और इन्फ्लेमेटरी सेल जो है वो वहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि टिश्यू टूटा हुआ है। सो एक तो ये। नंबर 2 कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होगी, कॉम्प्लीमेंट स्प्लिट प्रोडक्ट्स बननी शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि देयर आर प्रोटीन्स और कॉम्प्लीमेंट्स आर प्रोटीन्स। सो जो प्रोटीएजेस हैं जो प्रोटीन्स को तोड़ते हैं वो कॉम्प्लीमेंट को तोड़ेंगे और स्प्लिट प्रोडक्ट्स बनेगी। उसमें C5a और C3a जो है वो कीमोटैक्टिक एजेंट्स हैं और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी। सो ये है प्रोटीएजेस का काम। उसके बाद यहाँ पर न्यूट्रोफिल, कीमोटैक्टिक फैक्टर और इयोसिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर रिलीज होंगे। इनका क्या काम है, ऑफ कोर्स ये न्यूट्रोफिल और इयोसिनोफिल्स को इस जगह पर बुलाएंगे। सो ना सिर्फ यहाँ पर कंजेशन हो गई है और मसला फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म जो है नॉर्मल एक्शन ब्रीदिंग का वो ख़राब हुआ है, बल्कि मज़ीद अब वहाँ पर सेल्स को बुलाया जा रहा है कि आओ और मज़ीद डैमेज होगा अब। सो ये है इमीडिएट रिएक्शन, इमीडिएट फेस। नॉर्मली पेशेंट अगर इस वक्त सपोर्ट ना मिले और ये फेस स्ट्रॉन्ग इनफ हो तो वो मर सकता है। अगर वो स्किन के ऊपर है तो हाइव्स और अर्टिकेरियाज, अगर वो GIT के अंदर है तो मोटिलिटी और नॉजिया एंड वॉमिटिंग वो शुरू हो जाएगी। अब हम देखते हैं, फ़र्ज़ कीजिए आप एक अच्छे डॉक्टर हैं, आपने उसको फौरी तौर पे ऑक्सीजन देनी शुरू कर दी है, एपिनेफ्रीन दे दी है, IV इस्टेब्लिश कर दिया है और उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देने शुरू कर दिए। सो यू हैव स्टार्टेड मैनेजिंग द पेशेंट। लेट्स सी कि अगर हम इसको प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर सक रहे या अगर वो पेशेंट दूसरे फेज़ में जाता है तो वहाँ पे क्या हो रहा है। दूसरे फेज़ में अब एराकिडोनिक एसिड के जो बने वो है प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्रीन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन का काम है ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन और वेन्यूलर परमेबिलिटी। सो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, कैसे ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन? बाय स्मूथ मसल स्पैज्म। और दूसरा इसका काम है परमेबिलिटी को बढ़ाना। तो फिर दोबारा वही बात हुई कि अगर परमेबिलिटी बढ़ेगी और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी तो एक तो यहाँ पर ल्यूमन का स्पैज्म हो गया और दूसरा यहाँ पर
कंजेशन बन गई। अब ल्यूकोट्रीन बी, सी एंड डी, ल्यूकोट्रीन B4 जो है ये है कीमोटैक्टिक, जो इसने दूसरी चीज़ों को बुलाना है, प्लस ये म्यूकस सिक्रीशन को बढ़ाती है। सो ल्यूकोट्रीन B4 का ये काम हो गया। C4 और D4 बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। C4 और D4 आर 10,000 टाइम्स मोर पोटेंट वेजो कंस्ट्रिक्टर्स एंड they are 10,000 times more patent venular shrinkage things, 10,000 times more potent than histamine। चुनाचे इसका रिजल्ट क्या होगा कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंजेशन जो है उसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। सो ये तो हो गया एराकिडोनिक एसिड। एराकिडोनिक एसिड डेरिवेटिव से क्या हुआ, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो गई, एयरवेज नैरो हो गए, उसके साथ कीमोटैक्टिक फैक्टर्स चलना शुरू हो गए, और उसके साथ ल्यूकोट्रीन C4 और D4 की वजह से जो है वहाँ पर ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन और कंजेशन परमेबिलिटी बढ़ गई, कंजेशन हो गई। अब हम देखते हैं साइटोकिन्स, तीसरी वेव। साइटोकिन्स जो है उसमें जब ये अब न्यूक्लियस मैन्युफैक्चर करके बाहर फेंक रहा है, सो सेल मेम्ब्रेन ने मैन्युफैक्चर करके फेंके एराकिडोनिक एसिड डेरिवेटिव्स फॉस्फोलाइपेज A2 की वजह से, न्यूक्लियस अब मैन्युफैक्चर करके फेंक रहा है साइटोकिन्स। क्या साइटोकिन्स फेंकता है ये? IL4, IL5, IL13, उसके बाद ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, और उसके बाद प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स। ये जो है सब्सटेंसेस ये प्रोड्यूस हो रहे हैं साइटोकिन्स में। अब इसमें क्या है, पहली बात तो ये देखिए, हम ये कहते हैं कि IL4 और 5 आर रिलीज्ड बाय T हेल्पर सेल्स। वेल यहाँ पे देखिए मास्ट सेल भी IL4 और 5 को प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो IL4 का क्या काम है आपको मालूम है, क्लास स्विचिंग करवाएगा। IL5 का क्या काम है, कीमोटैक्टिक है। IL13 का क्या काम है, म्यूकस सिक्रीशन। सो देखिए कितने सब्सटेंसेस अब आ गए हैं जो म्यूकस सिक्रीशन करवा रहे हैं। सो उसने IL13 ने भी आके तो गॉबलेट सेल्स के ऊपर एक्ट करना है और म्यूकस सिक्रीशन बढ़ जाएगी, ठीक है। और फाइनली ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो एपिथेलियल सेल्स हैं, सो लेट्स से ये सेल है, TNF इस पे जब काम करता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है एपिथेलियल सेल। जब एपिथेलियल सेल एक्टिवेट हो जाता है तो ये रिलीज करता है ईओटैक्सिन। ईओटैक्सिन जो है इन टर्न कीमोटैक्टिक है इयोसिनोफिल के लिए, दैट इज व्हाई ईओटैक्सिन इयोसिनोफिल कीमोटैक्टिकल फैक्टर। सो इयोसिनोफिल बुलाए गए और टी हेल्पर सेल्स बुलाए गए, ये इन दो को इस जगह पे बुलाता है। प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर जो है उसका काम है प्लेटलेट की एक्टिवेशन, प्लेटलेट की एग्रीगेशन और इन्फ्लेमेशन को स्टार्ट करना। सो ये जो दूसरा फेज है इसके अंदर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गई है, इसके अंदर बड़ी सीवियर वेजो कंस्ट्रिक्शन और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो गई है, बड़ी सख्त ल्यूमन में वो कंजेशन प्रोड्यूस हो गई है, पेशेंट एक मरतबा फिर से मरने के करीब पहुंच गया। अब हम ये देखें कि इयोसिनोफिल और टी हेल्पर सेल यहाँ पे क्या करें। जब इयोसिनोफिल आएगा इस जगह पर तो इयोसिनोफिल का काम है कि इसने रिलीज करना है मेजर बेसिक प्रोटीन को, मेजर बेसिक प्रोटीन, हम बस खत्म हो रहे हैं ये लेक्चर, और कैट आयोनिक प्रोटीन। एक तो ये दो प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है। इन दोनों प्रोटीन्स का काम है इन्फ्लेमेशन करना और लोकल टिश्यू डैमेज करना। इसका असल में ये जो इन दो प्रोटीन्स को रिलीज करने का मकसद है वो है कि इयोसिनोफिल जब फाइट करता है हेलमथ को तो ये दो प्रोटीन जो है वो हेलमथ की स्किन डैमेज करती हैं। सो अब अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर कोई हेलमथ या पैरासाइट तो है नहीं, हमारा अपना टिश्यू है, और जब ये उसके ऊपर मेजर बेसिक प्रोटीन और कैटायोनिक प्रोटीन्स रिलीज होंगी तो वो टिश्यू डैमेज होना शुरू हो जाएगा। सो इससे टिश्यू डैमेज और इन्फ्लेमेशन। दूसरा ये रिलीज करता है कीमोटैक्टिक फैक्टर्स, और वो जो कीमोटैक्टिक फैक्टर्स हैं उनके आने की वजह से मज़ीद नुकसान होने चाहिए। ओके, सो बैक हियर। सो मेजर बेसिक प्रोटीन, कैटायोनिक प्रोटीन, कीमोटैक्टिक फैक्टर्स आ गए, ये इयोसिनोफिल। टी हेल्पर सेल जो आए हैं यहाँ पर, उन टी हेल्पर सेल्स का क्या काम है? टी हेल्पर, देखिए टी हेल्पर सेल्स इधर IL4 IL5 प्लस टी हेल्पर सेल भी इधर आकर IL4 और IL5 रिलीज करने शुरू कर देंगे। सो एंड रिजल्ट ये है कि और ज़्यादा यहाँ पर नुकसान होगा। अच्छा, एक चीज़ और, जो इयोसिनोफिल आई है उसका एक पॉजिटिव फैक्टर है, ये हिस्टामिनेजेस रिलीज करते हैं, हिस्टामिनेजेस रिलीज करते हैं जिसका काम है हिस्टामिन को तोड़ना।
टू सम एक्सटेंट दे वुड ट्राई टू हेल्प द नेगेटिव प्रोसेस, लेकिन ये कोई इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं है। अच्छा, अब हमने ये भी बात की थी कि न्यूट्रोफिल आ गए, इयोसिनोफिल आ गए, अब वो भी आ गए, टी हेल्पर सेल्स भी आ गए, सो इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस भी शुरू हो गया। कॉम्प्लीमेंट बी एक्टिवेट हो गया हुआ था, सो इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस, आई होप यू अंडरस्टैंड इन्फ्लेमेशन। सेल्स आएंगे, सेल्स की केमिकल फैक्टर्स रिलीज़ करेंगे और ब्रेक डाउन शुरू कर देंगे। सो ये है नुकसान जो एलर्जिक रिएक्शन में हुआ। अब ये नुकसान अगर लोकल है तो राइनाइटिस हो गया, कंजक्टिवाइटिस हो गया, या हे फीवर है जिसमें कंजक्टिवाइटिस, राइनाइटिस और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। अगर ये सिस्टेमिक है तो पूरी बॉडी की जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट होनी शुरू हो जाएंगी, वेन्यूल्स, और शॉक की सिचुएशन आ जाएगी, ब्लड प्रेशर लो होना शुरू हो जाएगा, ब्लड जो है जो फ्लूइड्स हैं वो ऊज आउट हो रहे हैं, रेस्पिरेशन इज़ इन प्रॉब्लम, और पेशेंट इज़ गोइंग इन अ स्टेट ऑफ शॉक, दैट इज़ सिस्टेमिक एनाफिलैक्सिस। अगर सिर्फ जीआईटी तक महदूद है ये बात, तो जीआईटी की मोटिलिटी, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया बढ़ जाएगा। और अगर ये स्किन है तो अर्टिकेरियाज, एक्जीमाज और इस तरह की स्किन हाइव्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाएंगी। सो इट डिपेंड्स कि कहाँ पर ये रिएक्शन हो रहा है, और कहाँ रिएक्शन होना वो डिपेंड करता है कि एलर्जन कहाँ पर आके चिमटा है। अच्छा, अब हम देखें कि इसको हमने हैंडल कैसे करना है इस पेशेंट को। सो हैंडल करने के लिए सबसे पहली बात यह कि जो फर्स्ट लाइन ऑफ अटैक है वो है एपिनेफ्रिन देना। एपिनेफ्रिन के 2-3 एक्शंस हैं यहाँ पर। एक एक्शन तो ये है कि ये वो जो है अल्फा और बीटा एगोनिस्ट है, तो वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगी और रेस्पिरेटरी डायलिटेशंस करेगी, जिसके लिए एक तो ब्लड प्रेशर ऊंचा हो जाएगा और रेस्पिरेटरी सिस्टम को हेल्प मिलेगी। दूसरा काम ये है कि ये साइक्लिक एएमपी के लेवल को बढ़ाती है, जिससे मैस्ट सेल जो हैं वो स्टेबलाइज हो जाते हैं और उनकी फर्दर रिलीज जो है वो कम हो जाती है। सो एपिनेफ्रिन इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, दैट इज़ द प्राइमरी ड्रग टू हैंडल द एलर्जिक रिएक्शन। सेकेंड, दैट इज़ वाई एपीपेन दी जाती है। एपीपेन जितने लोग जो एलर्जिक हैं यहाँ पर एटलीस्ट इन वेस्टर्न कंट्रीज दे कीप एपीपेन विद देम, जिसको थाई के ऊपर इंजेक्ट किया जाता है एज सुन एज एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट होता है। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि वाइड बोर आईवी लाइंस इस्टेब्लिश कर दें ताकि वो जो ब्लड प्रेशर नीचे जा रहा है उसको आप कंपनसेट कर सकें। उसके बाद ये है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देने शुरू कर दें। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का पहले फेज़ के साथ कोई रिएक्शन नहीं है, लेकिन जो दूसरा फेज़ है उसमें अगर आप ये देखें तो वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का काम है कि फॉस्फोलाइपेज A2 को वो ब्लॉक करते हैं और दूसरा साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवेज को ब्लॉक करते हैं, जिसका रिजल्ट ये है कि एराकिडोनिक एसिड डेरिवेटिव्स का आना बंद हो जाएगा और उससे ये ल्यूकोट्रीन्स और इस तरह की जो चीज़ें हैं जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करती हैं वो कम हो जाएंगी। इसके अलावा अगर राइनाइटिस है तो लोकल वेजो कंस्ट्रिक्टर और एंटीहिस्टामीन, कंजक्टिवाइटिस है तो लोकल वेजो कंस्ट्रिक्टर और एंटीहिस्टामीन, और डिपेंडिंग अपॉन द एरिया यू कैन गिव फर्दर मेडिसिन्स। सो ये है बेसिक ट्रीटमेंट, एंड दिस इज़ दी हाइपरसेंसिटिविटी टाइप 1 और एलर्जिक रिएक्शंस। अब हम बात बाद में करेंगे टाइप 2, 3 और 4 की। Hope you understand it. If you have any questions, please send those to us. Thank you very much. Bye.